लीजिए हजरात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विंग के प्रमुख सलीम गाजी साहब यहाँ मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। उसके बाद मौल इस जलसे की सदारत कर रहे जनाब सदर साहब, डाइस पर तशरीफ फरमा हिंदुस्तान के सबसे बड़े सदन के मेंबर, रामपुर उत्तर प्रदेश के सांसद, पिछले 20 सालों से पार्लियामेंट दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम, हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब डाइस पर तशरीफ फरमा है। हमारे बीच हमारी बहन दुनिया के मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब की साहबजादी जो भी आपके बीच आपसे मुखातिब थी, सीए एनआरसी के दौरान जनता घर पे सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाली, अभी बहराइच के अंदर उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ था। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग वहां नहीं पहुंच पाए और हमारी बहन वहां भी पहुंची, जबकि पुलिस प्रशासन ने इनको रास्ते में रोकने की कोशिश की। डाइस पर तशरीफ फरमा हमारी पार्टी के प्रत्याशी जो कर्मठ, जुझारू और ईमानदार, वेल एजुकेटेड, और जब कल मैंने उनको सुना और इनकी सोच को देखा, जब इनके बात करने के अंदाज को देखा, तो मुझे लगा कि बहुत कौम के हमदर्द और सेकुलर माइंड हमारे भाई हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच के साथ ये अब तक आप लोगों के बीच में रहे हैं। हम इनसे आगे भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे। मैं शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि हमारी बेबसी देखो, हमारी बेबसी देखो, हम इन्हें हमदर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, हम इन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर तेरा दंगाइयों पर भी बस नहीं चलता तो सुन ले नाकारा सरकार, हम तुझे नामर्द कहते हैं। दुनिया की प्यारी आवाम, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर और बात आपके बीच नहीं रखूंगा, क्योंकि यहाँ काफी बड़े लोग, हमारे बड़े सरपरस्त यहाँ बैठे हैं, वो आपके बीच आएंगे अभी और वक्त की बहुत किल्लत है। सिर्फ 2 बात मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। अभी मैं हजरत मौलाना के साथ कुछ उलमाए इकराम के बीच में गया, कुछ बुजुर्गों के बीच में गया, तो जब मुझे एक पता चला कि उनकी सोच और उनकी फिक्र इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है और वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि हम किसको जो है अपना नेता बनाएं और किसके लिए हम ऐलान करें कि पूरी कौम इकट्ठा होकर के उसको वोट दे। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो हमने उनसे कहा कि आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हमारे मौलाना बैठे हैं। मौलाना मस्जिद के अंदर इमामत कर रहे थे और ऐसी मस्जिद जो पार्लियामेंट की मस्जिद है। आप लोग सब वाबस्ता है कि जो देश के अंदर मौजूदा हुकूमत है, जालिम हुकूमत, उसकी नजर में अगर सबसे ज्यादा कोई खटकता है तो हम लोग खटकते हैं, हमारी मस्जिदें खटकती हैं, हमारे मदरसे खटकते हैं। दिन रात उन लोगों की नजर हजरत मौलाना पर रहती थी। मौलाना मस्जिद को लेकर के फिक्रमंद रहते थे। इसी बीच अल्लाह ने ऐसे असबाब बनाए तो कुछ लोगों ने अखिलेश जी से कहा कि एक बहुत अच्छे मौलाना है पार्लियामेंट की मस्जिद के, आप उनको बुलाएं और उन्हें अपनी पार्टी के अंदर लें। मौलाना सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, ना मौलाना को ये पता था कि मुझे टिकट मिल जाएगा और मैं सांसद बन जाऊंगा। एक समाजवादी का डेलीगेशन, कुछ जिम्मेदार लोगों को मौलाना के पास भेजा जाता है हमारे नेता के थ्रू और मौलाना से दरखास्त की जाती है। मौलाना शुरू में बहुत मना किया, फिर अखिलेश जी ने उनको बार बार बुलाया मिलने के लिए और इनसे बहुत इसरार किया और उत्तर प्रदेश की जो सीट है रामपुर, वो समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता आजम खां उससे लगातार सांसद रहे और बीजेपी की जुल्म और दास्ती की वजह से उनको जेल में उठा करके डाल दिया गया। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, वो कौम की आवाज बुलंद करते थे, कौम के लिए बात करते थे, उनको उठा के जेल में डाल देती है
और उस सीट पे 55% मुसलमान वोट है, उसके बावजूद पिछले 10 साल से वहां बीजेपी का सांसद था। बड़े बड़े नेता वहां हिम्मत नहीं कर रहे थे कि वहां से इलेक्शन लड़ा जाए। उस वक्त मौलाना ने वहां से इलेक्शन लड़ा। 10-20 दिन पहले ही मौलाना वहां मैदान में उतरे और अल्लाह ने इन्हें उठा करके सदन के अंदर पहुंचा दिया। मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2024 के इलेक्शन में, जो देश का इलेक्शन था, सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। आप लोगों को मालूम होगा कि इस पार्टी के जो संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव जी, सबसे ज्यादा सेकुलर नेता इस देश के थे। उनके ऊपर दूसरों ने बहुत इल्जाम लगाने की कोशिश की, यहां तक कि वो मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की, गरीब और मजलूम की, बेसहारा लोगों की जब मदद खुल के क्या करते थे तो उनको मुल्ला मुलायम के नाम से पुकारा गया। ये बात मैंने आपको इस वजह से बताई है कि दुनिया के अंदर लोग कंफ्यूज है कि हम कहां जाएं। मैं आपको बता दूं, देश के हालात बहुत नाजुक है। एक दौर था कि जब हमारे जिस्म के ऊपर हमला किया जाता था, एक दौर था जब हमारे जिस्म के ऊपर हमला किया जाता था, और आज का जो दौर है वो हमारी रूह के ऊपर हमला किया जा रहा है। बराबर हमारे लोगों को, दाढ़ी टोपी वालों को टारगेट किया जा रहा है। अजीब अजीब गलत गलत तरह के बहाने लगा करके भीड़ की शक्ल में उनको मॉब लिंचिंग की जा रही है। मॉब लिंचिंग से भी उन लोगों का पेट नहीं भरा तो उन लोगों ने सोचा कि इनकी सबसे ज्यादा आस्था किस चीज के अंदर है। ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद इस दुनिया में अपने सबसे महबूब किसी को मानते हैं, तो ये किसको मानते हैं? तो ये लोग बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कौम अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इन लोगों ने एक नई मुहिम चलाई और अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी आम कर दी। 70 साल से ऊपर इस देश को आजाद हुए हो गए, जब से अब तक इतने लोग अल्लाह की नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले पैदा नहीं हुए जितने इन 10 साल के अंदर पैदा हो गए। क्यों? विकास इनको करना आता नहीं, काम इनको करना आता नहीं, खिदमत किसी की कर नहीं सकते, ये बांटने की राजनीति करते हैं और इन्हें शॉर्टकट राजनीति का अपना लिया है कि एक अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ खुल करके बोलो और जल्दी से एक जो है कम्युनल पार्टी, उसके अंदर जाकर के तरक्की हासिल कर लो। साथियों, ये सेकुलर मुल्क है, संविधान से चलता है, और इस संविधान की पैरोकारी अगर कोई कर रहा है तो सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अखिलेश यादव जी ने की। हाथ में संविधान को रख करके पूरे प्रदेश के अंदर घूमे और कहा कि हम इस संविधान को बचाना चाहते हैं। जब संविधान की बात उन्होंने की तो अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ ओबीसी समाज, दलित समाज उनके साथ आया, और जिस स्टेट पर, जिस सूबे पर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा नाज था कि हम 80 में से 80 सीट लेकर के जाएंगे, अल्लाह ने उनको ऐसी वहां से धूल चटाई कि वो आधी सीट भी वहां से लेकर के नहीं जा पाए। ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। हमारे बीच में और भी प्रत्याशी हैं, उनके बारे में जब मैंने जाना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इस मुल्क में आजादी के बाद अगर सबसे बड़ा आंदोलन कोई इस कौम ने किया तो सीए एनआरसी का किया, और उस प्रत्याशी ने सीए एनआरसी का समर्थन किया। जालिम पार्टी के साथ वो आदमी खड़ा रहा, उसके बाद भी अगर आप लोग ये सोचने पे मजबूर हैं हम किसको वोट दें, तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। और आपको ये सोचना होगा कि हमारे साथ साथ दूसरा हमारे भाई कैसे आके खड़े हो सकते हैं, तो वो सिर्फ एक सेकुलर पार्टी के साथ आकर के खड़े हो सकते हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि वो सारे एक हैं, वो सब बीजेपी को पसंद करते हैं। अगर वो सारे लोग बीजेपी को पसंद करते तो उत्तर प्रदेश के अंदर 40 सीट जो है समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीत पाती। आप लोगों को अपने साथ साथ अपने भाइयों का भी वोट लेना है, उन भाइयों को जो इस मुल्क के लिए अमन चाहते हैं, जो इस मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत चाहते हैं। एक बड़ा तकवा
उन लोगों का ऐसा है जो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। जब वोट डालने का नंबर आता है तो वो इस हुकूमत के खिलाफ वोट करता है। तो आप लोग खुद सोचिए कि वो लोग जब बीजेपी के खिलाफ अगर वोट करेंगे तो किस पार्टी को करेंगे। यहां से हमारे इतने ईमानदार, इतने वेल एजुकेटेड, इतने सोशलिस्ट प्रत्याशी आपके बीच में हमारे नेता ने उतारे हैं। आपको जो है इनको मजबूत करना है। जब आप इनको मजबूत करेंगे तो माननीय अबू आसिम आजमी साहब, जो महाराष्ट्र के अंदर पिछले सालों से अगर कोई एक नेता मुस्लिम दिखता है कि सड़क से लेकर सदन तक मुसलमानों की आवाज उठाता है, तो पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर सिर्फ अबू आसिम आजमी दिखते हैं। जब आप इन लोगों को मजबूत करेंगे तो अबू आसिम आजमी के हाथ और मजबूत होंगे। आपके पार्लियामेंट के अंदर 50 सांसद आपके आवाज उठाने वाले होंगे। जब आप इनको विधायक बना करके यहाँ से भेजेंगे तो ये आपके शहर के, आपके कस्बे के लिए नई नई स्कीम ला सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की सरकार जब बनेगी तो इंशाअल्लाह अगर सबसे बड़ी पोस्ट होगी उसके बाद उन्हीं के पास पोस्ट होगी और वो फैसले करने की ताकत रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, वक्त बहुत कम है, कहने के लिए बहुत कुछ था और बड़े यहां बैठे हैं। अगर खुल के मुसलमानों को किसी ने साथ दिया है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने साथ दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को रोजगार देने के लिए उर्दू की भर्ती निकाली। मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर कब्जा किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के जितने कब्रिस्तान है उनकी बाउंड्री करा करके देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 80% कब्रिस्तानों की बाउंड्री एक सरकार ने करा करके दी। कहीं भी भर्ती होती थी मुसलमानों को बराबर का हक दिया जाता था। मंडल की बात होती थी तो मुसलमानों को बराबर का दर्जा दिया जाता था। हमारे दाढ़ी टोपी वाला हमारे राष्ट्रीय नेता को अगर लाइन में लगा हुआ दिख जाए तो उससे कहते हैं कि भाई आप आइए अंदर आकर के बैठिए। बड़े बड़े नेताओं की गाड़ी पार्टी ऑफिस के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन अगर कोई जाकर के बता दे फला मस्जिद के इमाम साहब हैं, फला बुजुर्ग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो उनकी गाड़ी के साथ वो अंदर आएंगे। हमारा नेता अगर एक कुर्सी पड़ी होगी तो खुद खड़ा हो जाएगा और हमारे आलिमों को जगह देगा। तो आप लोग खुद फैसला करिए, जो हमारे बुजुर्गों की, हमारे आलिमों की इतनी इज्जत करता हो तो हमें उसके साथ जाना चाहिए, किसी कम्युनल पार्टी के साथ जाना चाहिए। मैं अपने उम्मीदवार जागीरदार साहब के सामने शेर कह करके बात को खत्म करूंगा कि ये कौन कह रहा है कि तू तलवार लेकर चल, ये कौन कह रहा है कि तू तलवार लेकर चल, दुनिया सलाम ठोकेगी तो किरदार लेकर चल। आदरणीय किराम, आप लोगों के लिए एक